हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संजना केरीवाल फिर लेकर आई हूँ संडे स्पेशल में आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जिसका नाम है सेकंड मैरिज। कैफे के कोने वाली टेबल की कुर्सी पर बैठी 26 साल लड़की किसी का इंतजार कर रही थी। एक नजर वह कैफे में बैठे लोगों पर डालती जहां कुछ कपल्स और फ्रेंड्स के अलावा ज्यादा लोग नहीं थे। वेटर आकर उससे ऑर्डर पूछ चुका था, लेकिन अकेले कुछ ऑर्डर करने का उसका मन नहीं था। उसने वेटर को थोड़ी देर बाद आने को कहा। नवंबर की दोपहर थी और बाहर मौसम खुशनुमा था। सुबह से धूप नहीं निकली है। अपने टेबल के पास लगे शीशे से आर पार वह आती जाती गाड़ियों को देख रही थी और जहन में घूम रहे थे कई ख्याल। कानों में कुछ बातें रह रहकर गूंज रही थी। भाई साहब ने लड़का बताया है, लड़का सरकारी नौकरी में है। ठीक से पेश आना और ज्यादा सवाल जवाब मत करना। सुनहरा मौका है। आजकल पहली शादी के बाद किसी को नौकरी वाला लड़का नहीं मिलता। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मुझे तो लड़के में कोई कमी नहीं लगी, अब तुम पर है। हेलो। एक भारी भरकम आवाज लड़की के कानों में पड़ी। उसकी तंद्रा टूटी। शीशे से नजरें हटाकर उसने सामने खड़े हट्टे कट्टे आदमी को देखा। वह उसे लड़का नहीं कह सकती थी क्योंकि उसकी उम्र लगभग 35-36 की होगी। 6 से ज्यादा हाइट, चेहरे की चर्बी लटक कर गर्दन पर दिखाई दे रही थी। लड़का सरकारी नौकरी में होकर भी अनफिट था। खैर, लड़की उसे बैठने के लिए कहती है। चाय पीने के दौरान दोनों बीच बीच में एक दूसरे को देख लेते थे। लड़की का मन शांत था। वह बस लड़के को खामोशी से देख रही थी और उसकी हरकतें नोटिस कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों के बीच बातचीत इस तरह से शुरू हुई। पहली शादी कैसे टूटी आपकी? लड़के ने पूछा। हमारे विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। लड़का नशा करता था और वक्त पर घर ना आना उसकी आदत थी। रोज रोज के झगड़ों से जब लगने लगा कि साथ नहीं रह सकते तो मैंने उसे छोड़ दिया। लड़की ने कहा। पढ़ाई कहां तक की है? लड़के ने पूछा। पोस्ट ग्रेजुएशन, इतिहास में। लड़की ने कहा। पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, वे एडजस्ट नहीं कर पाती। लड़का बड़बड़ाता है लेकिन लड़की सुन लेती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। शादी के बाद नौकरी करने का विचार है? लड़के ने पूछा। जी नहीं। लड़की ने कहा। देखिए, मुझे नौकरी करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है, ना ही मैं ऐसी लड़की चाहता हूं। लड़के ने साफ शब्दों में कहा। कहते हुए लड़की के मन में गुस्से की एक लहर उठती है जिसे वह दबा लेती है। मैं बहुत सिंपल इंसान हूं। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे घर वालों से ऊंची आवाज में बात ना करे, फिर चाहे वो सही क्यों ना हो। फोन पर ज्यादा बात करने वाली लड़की, सोशल मीडिया के टच रहने वाली मुझे पसंद नहीं है। जैसा मैं कहूं वैसा करे, जैसा मैं रखूं वैसा रहे। लड़के ने कहा। आपके डाइवोर्स को कितना वक्त हुआ है? लड़की ने पूछा। 8 साल। लड़के ने कहा। क्यों छोड़ा? लड़की ने पूछा। लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दिलाई, लेकिन वो लालची थी। उसे पैसा चाहिए था। कितने ही लड़के उसके रिश्ते में थे। फोन आते थे, मैसेज आते थे, वो दिन भर अपने फोन पे लगी रहती थी। लड़के ने नफरत भरे स्वर में कहा। आपने कभी उसे रंगे हाथों पकड़ा? लड़की ने पूछा। नहीं, पर मैं जानता हूं वो सही लड़की नहीं थी। जब से मैंने उसे छोड़ा है ऐसे ही भटक रही है वो। लड़के के शब्दों में एक अट्ठास नजर आता है। लड़की कुछ देर खामोश रहती है और फिर कहती है। मैं जॉब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं वेडिंग प्लानर हूं और शादी के बाद भी इस काम को जारी रखना चाहती हूं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लड़का सोच में डूब जाता है और कहता है। इसमें लोगों से मिलना जुलना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। किसी भी वेडिंग को लेकर सामने वाली पार्टी से महीने में 3-4 बार बात होती है। एक बार मिलना भी पड़ता है। सोशल मीडिया पर मैं बहुत एक्टिव भी हूं। लड़की ने साफ शब्दों में अपनी बात कही। ये सब करना जरूरी है क्या? छोड़ भी तो सकती हो। लड़के ने कहा। लड़की पहली बार मुस्कुराई और कहा। मेरा काम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं इसमें अपना फ्यूचर देखती हूँ
और इसमें इतना आगे आ चुकी हूं कि छोड़ना पॉसिबल नहीं है। लड़का एक बार फिर सोच में पड़ जाता है। उसकी खामोशी लड़की को खलती है तो वह कहती है, आप सोच विचार कर लीजिए। लड़का लड़की को सर से लेकर कमर तक देखता है और कहता है, ये वजन शादी से पहले बढ़ा या बाद में? जी नहीं, मैं हमेशा से ऐसी ही हूं, लड़की ने कहा। थोड़ा कम कीजिए, मुझे मोटी लड़कियां पसंद नहीं हैं, लड़के ने कहा। लड़की ये सुनकर उस आदमी को पहली बार ध्यान से देखती है। थुलथुला शरीर, चर्बी से चेहरा और गर्दन भरे हुए, आंखों के नीचे डार्क सर्कल। लड़की हल्का सा मुस्कुराई और कहा, मैं जैसी भी हूं परफेक्ट हूं, मुझे किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। लड़के को लड़की का जवाब पसंद नहीं आता। कुछ देर बाद वह उठते हुए कहता है, ठीक है फिर, जवाब मैं घर वालों को बता दूंगा, लड़की ने कहा। लड़का वहां से चला जाता है। लड़की एक बार फिर बैठ जाती है और एक कप चाय ऑर्डर करती है। चाय पीते हुए उसकी नजर फिर बाहर चली जाती है और उसके कानों में गूंजने लगते हैं वही कुछ शब्द। भाई साहब ने बताया है ये रिश्ता, लड़का सरकारी नौकरी में है, ठीक से पेश आना और ज्यादा सवाल जवाब मत करना। सुनहरा मौका है जी, आजकल पहली शादी के वाक्य किसी को नौकरी वाला लड़का मिलना मुश्किल है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मुझे तो लड़की में कोई कमी नजर नहीं आई, अब तुम पर है। दोपहर से शाम होने लगी। बाहर हल्की बारिश भी हो रही थी। लड़की उठी, बिल चुकाया और वहां से निकल गई। उसने बारिश से बचने के लिए अपने बैग में हाथ डाला, लेकिन आज वह अपना छाता लाना भूल गई थी। उसने अपने पर्स से सर को ढका और सड़क पार कर दूसरी तरफ चली आई। वहां फुटपाथ पर पेड़ था, जहां आकर वह ऑटो का इंतजार करने लगी। ऑटो आया और लड़की उसमें बैठी। उसने ऑटो वाले से चलने को कहा। उसी के साथ उसके जहन में चलने लगा उसका अतीत। उसका नाम मैथिली था और 3 साल पहले ही उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई थी, लेकिन पति की गलत आदतों और बुरे बर्ताव के कारण मैथिली ने उसे छोड़ दिया और शादी के कुछ महीनों बाद ही उससे तलाक ले लिया। मैथिली को लगता था एक गलत आदमी से शादी करके उसने अपनी जिंदगी में समस्याओं को बढ़ावा दिया, जबकि असली दिक्कतें तो उसकी जिंदगी में तलाक के बाद आई। घर वालों और रिश्तेदारों के ताने, आसपास के लोगों का सवाल करना, ऑफिस और घर से बाहर लोगों की बुरी नजरें, इन सब ने मैथिली को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। शादी के बाद जिस सपने को वह भुला चुकी थी, उस सपने को उसने फिर से देखना शुरू किया और अपने ही शहर में वेडिंग प्लानर बन गई। 1-2 शादियों के बाद उसने घर से कुछ ही दूर एक दुकान में अपना ऑफिस भी बना लिया। घर में पैसे आने लगी। इस वजह से अब मैथिली को घर वालों की कड़वी बातें कम ही सुनने को मिलती। 1-2 साल घर वालों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैथिली की जिंदगी में एक नई समस्या आ चुकी थी। घर वाले उसकी दूसरी शादी के बारे में बात करने लगे। वैसे सही भी था, कब तक वो ऐसे अकेले रहती। भाई भाभी को उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं था, लेकिन माँ बाप चाहते थे कि उनके जीते जी मैथिली का घर फिर से बस जाए। मैथिली अपना अतीत अपनी ठीक से भूली भी नहीं थी कि घर वालों ने उसके जख्मों को फिर से कुरेदना शुरू कर दिया। आज माँ की जिद करने के बाद आखिरकार मैथिली का लड़के से मिलने पहुंच ही गई, पर जैसे कि वो थी अपनी बात को बिना किसी लाग लपट के कहने वाली। आज भी लड़के से मिलने पर उसने साफ साफ कहा और लड़के को एक हद तक मैथिली का ये बर्ताव पसंद नहीं आया। मैडम, हम पहुंच गए हैं। ऑटो ड्राइवर की आवाज से मैथिली की तंद्रा टूटी और वह अपने अतीत से बाहर आई। वह ऑटो से उतरी और किराया देकर अपने घर की तरफ चली गई। घर में आकर उसने देखा उसका भाई गुस्से में अपने हाथ बांधे बरामदे के खंबे के पास खड़ा था। पिताजी परेशान से अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे। भाभी किचन में काम करते हुए लगभग बड़बड़ाती हुई जा रही थी और माँ परेशानी में घर के आंगन में यहाँ वहां घूम रही थी। मैथिली समझ गई कि जरूर लड़के ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। वह धीमे कदमों से आंगन में चली आई। माँ ने जैसे ही उसे देखा उसके पास आई और परेशानी भरे स्वर में कहा, ये क्या किया तुमने मैथी? कितनी मुश्किल से वो रिश्ता मिला था और तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने कहा था ना उनके सामने कम बोलने को, फिर क्यों तुमने अपने काम का जिक्र किया? सरकारी नौकरी वाले लड़के इतनी आसानी से नहीं मिलते, और फिर तेरी तो ये दूसरी शादी थी। तुमने ऐसा क्यों किया?
अब मैं भाई साहब को क्या जवाब दूंगी? माँ, मैंने पहले ही कहा था इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है। अगर ये ऐसे ही लड़कों के लिए मना करती रही तो कल को रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। शादी नहीं करनी तो क्या जिंदगी भर इसी घर में पड़ी रहोगी, हम सब पर बोझ बनकर? मोहल्ले और रिश्तेदारी में हम सबका बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। आखिर कब समझोगी तुम? मैथिली के भाई का गुस्सा फूट पड़ा। मैथिली की आंखों में नमी तैर गई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया और कहा, वो लड़का मेरे लायक नहीं है माँ। मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा है। उसकी और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। उसे पत्नी नहीं बल्कि इशारों पर नाचने वाली कठपुतली चाहिए। सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है। एक लड़की को अपनी जिंदगी में पैसे और सुख सुविधा के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। ये मेरी दूसरी शादी है तो क्या मैं किसी भी इंसान से शादी कर लूं जिसे मेरी भावनाओं की जरा भी कदर नहीं? मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपने लिए कमा सकती हूँ, फिर मैं किसी इंसान के साथ जिंदगी क्यों बिताऊं जिसकी सोच इतनी संकीर्ण है? तुम्हारे इसी घमंड की वजह से तुम्हारी पहली शादी सफल नहीं हुई थी। कम से कम उससे सबक लेना चाहिए। तुम्हारे ऐसे घर में रहने की वजह से हम लोगों को बाहर मिल नहीं सकते। हमें कितनी शर्मिंदगी सहनी पड़ती है इसका अंदाजा भी है तुम्हें? भाई ने दांत पिसते हुए कहा। किस बात की शर्मिंदगी? एक ऐसी शादी जिसमें 2 लोगों को घुट घुट कर जीना पड़े, क्या उसका टूट जाना शर्मनाक है? एक ऐसी शादी जिसमें एक औरत को सिर्फ काम करने की मशीन समझा जाए, जिसका कोई मान सम्मान ना हो, क्या उसका टूट जाना शर्मनाक है? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि किसी शादी का टूट जाना शर्मनाक हो सकता है? पहली बार मैथिली ने गुस्से में थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, हर शादी में थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम भी थोड़ा बर्दाश्त कर लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। कुर्सी पर बैठे मैथिली के पापा ने सोच में डूबे हुए कहा, जिसे सुनकर मैथिली को एक धक्का सा लगा। वह अपने पापा के पास आई और जमीन पर बैठकर उनकी तरफ देखकर नम आंखों से कहने लगी, क्या कहा आपने? क्या मैंने बर्दाश्त नहीं किया? एक औरत तब तक बर्दाश्त करती है जब तक बात उसके सम्मान पर ना आए। मैंने भी तो वही किया पापा, और आपने ही तो बचपन में मुझे सिखाया था कि कभी भी गलत चीजों को बर्दाश्त मत करो, और आज आप ये सब कह रहे हैं। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन तब ये घर मेरी कमाई से चलता था। आज इस घर में एक छोटा सा माचिस भी तेरे भाई के पैसों से आता है। मेरी बूढ़ी टांगों में अब इतनी जान नहीं रही कि वो तुम्हारा बोझ उठा सके। तुम्हारे भाई भाभी जो कहते हैं वो करो, वरना चली जाओ इस घर से। कहते हुए मैथिली के पापा उठे और अपने कमरे की ओर चले गए। मैथिली की आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। हालांकि वह जानती थी कि यह बात कहते हुए उसके पिताजी को भी उतनी ही तकलीफ हुई थी। मैथिली ने कुछ नहीं कहा, अपने आंसू पहुंचे और जाने लगी तो बड़े भाई की पत्नी ने आकर उसके भाई से कहा, मेरी दूर की मौसी का रिश्तेदार है। कुछ महीनों पहले ही उसकी बीवी की मौत हुई है। एक 8 साल की बेटी भी है। आप कहो तो उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा परिवार है और जानकारी में रिश्ता है। अब कंवारा लड़का तो मिलने से रहा। भाभी के कहे आखिरी शब्द मैथिली को चुभे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और जाने लगा। मैथी, तुम्हारी भाभी कुछ कह रही है, भाई ने थोड़ा कठोरता से कहा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, कहकर मैथिली वहां से चली गई। वह अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके सिसकने लगी। उसके अपने ही उसे समझ नहीं पा रहे थे। अगले 2 दिन तक वह घर में ही रही। उसने अपने सभी जरूरी काम निपटाए। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो कोई नहीं जानता था। वह अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर चली आई। रात का 1 बज रहा था और रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा था। मैथिली प्लेटफॉर्म पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक की हर एक याद किसी फिल्म की तरह चलने लगी। इतनी रात में अकेले यहां बैठी हूं, डर नहीं लगता? एक लड़के की सर्द आवाज मैथिली के कानों में पड़ी। वह अपने ख्यालों से बाहर आई तो देखा उसी बेंच के किनारे पर एक 26-27 साल लड़का बैठा खाली आंखों से पटरियों को देख रहा था। लड़के के चेहरे पर तेज था और आंखों में चमक। कपड़ों से वह किसी अच्छे घर का लग रहा था। मैथिली बुझी आंखों से उसे देखने लगी। लड़के ने मैथिली को देखा और कहा, कहीं तुम यहां सुसाइड करने तो नहीं आई?
आधे घंटे बाद जो ट्रेन आने वाली है उसी के सामने आकर कहीं तुम खुद को खत्म तो करने का नहीं सोच रही? तुम्हें इन सब से क्या? तुम मेरा दर्द नहीं जानते, मैथिली ने दुख और गुस्से भरे स्वर में कहा। हाँ, सही कहा तुमने, मैं तुम्हारा दर्द नहीं जान सकता। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए अनजान हैं, पर तुम चाहो तो अपना दर्द मुझसे बांट सकती हो, लड़के ने मैथिली की तरफ देखकर कहा। क्या मैं इस एहसान की वजह जान सकती हूँ? मैथिली ने कहा। अरे, एहसान नहीं है, मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा, बदले में तुम मेरा एक छोटा सा काम कर देना, लड़के ने मुस्कुराकर कहा। मैथिली को वह लड़का कुछ अजीब लगा, लेकिन ट्रेन आने में अभी वक्त था, इसलिए वह लड़के को अपने दुख के बारे में बताने लगी। अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपनी शादी के बाद का वो दर्द सब उस लड़के के सामने कहते जा रही थी, और लड़का शांत भाव से सब सुनता जा रहा था। कुछ देर बाद मैथिली खामोश हो गई तो लड़के ने कहा, इतनी सी बात के लिए तुम मरना चाहती हो? क्या ये सब तुम्हें नॉर्मल लगता है? मैथिली ने हैरानी से कहा। नहीं, किसने कहा ये सामान्य है? पर जरा सोचो, इतना सब होने के बाद भी तुमने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, खुद को मजबूत रखा, तो क्या तुम जिंदगी को आगे जी नहीं सकती? हर इंसान की जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, वैसे भी समस्याएं भी आती हैं, पर क्या हर समस्या का हल मरना है? मरना सिर्फ कायरता है, लड़के ने मैथिली की आंखों में झांकते हुए कहा। लेकिन लोग, मेरे रिश्तेदार, ये समाज मुझे उस नजर से नहीं देखता। उनके लिए मेरा उनकी जिंदगी में होना शर्मनाक है। उन्हें लगता है कि मेरी इस जिंदगी का एक ही हल है, और वो हल है दूसरी शादी। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? मैथिली धीरे धीरे लड़के के सामने खुलने लगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सेकंड मैरिज इज जस्ट अ चॉइस, नॉट अ ऑप्शन। लोगों को तब भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तुम किसी ट्रेन के आके सामने आकर सुसाइड कर लोगी। वो सब 2 दिन बात करेंगे और फिर भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उनके लिए तुम अनमोल हो। इस उम्र में वो इस गम के साथ जिंदगी नहीं जी पाएंगे कि उनकी जवान बेटी ने सुसाइड कर लिया। मौत को चुनना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी को चुनना उतना ही मुश्किल। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन ये गलत क्यों है, ये लोगों को बताने के बजाय तुमने खुद को खत्म करना सही समझा। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती, इसमें लोगों का सामना नहीं करना पड़ता, इसमें लोगों को उनके सवालों का जवाब नहीं देना पड़ता। बस ट्रेन के सामने कूद जाओ और खत्म। लेकिन उस खत्म के बाद एक शुरुआत और होती है, और वो शुरुआत होती है तुम्हें और ज्यादा गलत समझे जाने की। मरने के बाद भी तुम खुद को सही साबित नहीं कर पाओगी, इसके लिए तुम्हें लोगों का सामना करना होगा। और सेकंड मैरिज क्यों खुद को इतना कमजोर बनाना कि किसी के सहारे की जरूरत पड़े? और अगर करनी है तो ऐसे इंसान से करो ना जो सच में तुम्हारा सहारा बने, ना कि तुम्हें पहले से ज्यादा कमजोर बनाए, लड़के ने कहा, और खामोश हो गया। लड़के की बातें सुनकर मैथिली एकटक उसे देखने लगी। कितनी आसानी से उस लड़के ने उसे ये एहसास दिला दिया कि वो जो करने जा रही थी वो गलत था। मैथिली को अपने फैसले पर अफसोस होने लगा। उसकी आंखों में नमी भर आई और उसने कहा, मुझे माफ करना। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। कल सुबह 10 बजे इस एड्रेस पर एक बनारसी साड़ी पहुंचा देना, मेरी माँ को बहुत पसंद है, लड़के ने उठते हुए कहा और एक कागज बेंच पर रख दिया। ये था तुम्हारा काम? मैथिली ने हैरानी से पूछा। हाँ, करोगी तुम? लड़के ने आस भरे स्वर में कहा। लेकिन ये काम तो तुम खुद भी कर सकते हो, मैं साड़ी के पैसे दे देती हूँ, मैथिली ने कहा। वो काफी दिनों से मैं घर नहीं गया हूं ना, मैं लेकर गया तो माँ गुस्सा करेगी। तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। मैंने इतनी ठंड में यहाँ बैठकर तुम्हारी राम कहानी सुनी, इतना तो तुम कर ही सकती हो, लड़के ने मासूमियत से कहा। मैथिली को इस पल वो लड़का बहुत प्यारा लगा। उसने कागज उठाया और पर्स में रखते हुए कहा, ठीक है, मैं करूंगी। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज मुझे अपने साथ गलत करने से बचा लिया। तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। हम फिर मिलेंगे। मैथिली के आखिरी शब्द सुनकर लड़के का चेहरा उदासी से घिर गया और उसने कहा,
हम कभी नहीं मिलेंगे। मुझे यकीन है हम फिर मिलेंगे, मैथिली ने कहा और वहां से चली गई। लड़का वहीं खड़ा बुझी आंखों से उसे जाते हुए देखता रहा। सुबह 10 बजे मैथिली कागज का बैग लिए उस एड्रेस पर पहुंची। घर के सामने आकर मैथिली ने दरवाजा खटखटाया। उसे उम्मीद थी कि दरवाजा वही लड़का खोलेगा जो कल रात उससे मिला था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक उम्र दराज औरत खड़ी थी जिसकी आंखों के नीचे गहरे काले खड्डे हो चुके थे। शरीर मुरझा चुका था और आंखों में जैसे किसी के लौट आने का इंतजार था। नमस्ते, मेरा नाम मैथिली है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैथिली ने कहा। आओ, औरत ने कहा, हालांकि वह मैथिली से पहली बार मिल रही थी। मैथिली अंदर आई। उसने घर में चारों तरफ देखा लेकिन वो लड़का उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। औरत मैथिली के पास आई और कहा, तुम कौन हो बेटा और यहाँ कैसे? दरअसल कल मैं आपके बेटे से मिली थी, उसने कहा है आपको ये साड़ी देने के लिए। मैथिली ने बैग से साड़ी निकालते हुए कहा। मैथिली के मुंह से बेटे का नाम सुनकर महिला के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और जब उसने बनारसी साड़ी देखी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने मैथिली के हाथ से वो साड़ी ली और उसमें अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैथिली कुछ समझ नहीं पाई कि अचानक से ये क्या हुआ। उसने औरत को संभालते हुए कहा, आंटी, आंटी आप ठीक हो ना? क्या हुआ, आप रो? कहते हुए आगे के शब्द मैथिली के गले में ही अटक गए। उसकी नजर सामने दीवार पर लगी तस्वीर पर चली गई जिस पर फूलमाला चढ़ी हुई थी। ये उसी लड़के की तस्वीर थी जिससे कल रात मैथिली मिली थी और बातें की थी। उसका सर चकराने लगा। उसे अपने सीने में फांस जैसा कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों में नमी उतर आई और हाथ ठंडे पड़ गए। मैथिली थके कदमों से घर से बाहर निकल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के से वह कल रात मिली थी वो मर चुका है। मैथिली पैदल ही अपने घर के लिए चल पड़ी। उसके कानों में लड़के के कहे शब्द गूंजने लगे। मौत को चुनना बहुत आसान है लेकिन जिंदगी को चुनना मुश्किल। इस उम्र में वो इस गम के साथ जिंदगी नहीं जी पाएंगे कि उनकी जवान बेटी ने सुसाइड कर लिया। सेकंड मैरिज इज जस्ट अ चॉइस, नॉट अ ऑप्शन। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन ये गलत क्यों है ये लोगों को बताने के बजाय तुमने खुद को खत्म करना सही समझा। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती। लड़के का एक एक शब्द उसके दिमाग में किसी हथौड़े से प्रहार कर रहा था। वह घर पहुंची। घर में आज फिर उसे देखने लड़के वाले आए हुए थे, साथ ही कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी भी थे। मैथिली को देखते ही उनकी भतीजी चिल्लाई, मम्मा, बुआ आ गई। मैथिली की भाभी ने देखा तो वह जल्दी से उसके पास आई और उसकी बाह थामकर उसे ले जाते हुए कहा, जल्दी से अंदर जाओ और तैयार होकर आओ, तुम्हें देखने लड़का आया है और इस बार कोई तमाशा मत करना, जाओ। मैथिली वहीं रुक गई। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया तो उसकी भाभी ने उसे घूरते हुए चलने का इशारा किया। मैथिली ने बड़े आराम से उनके हाथ से अपनी बाह छुड़ाई और आंगन में बैठे लड़के और उसके घर वालों के सामने चली आई। उसने सहजता से आकर कहा, आप लोग मुझे देखने आए हैं? हाँ, ये लड़का प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है, अच्छा कमाता है और तुम्हारी तरह इसकी भी दूसरी शादी है, मैथिली के रिश्तेदार ने कहा, जो कि रिश्ता लेकर आए थे। मैथिली ने लड़के को देखा तो उसके मन में एक टीस उठी। वह लड़का नहीं बल्कि उससे दुगनी उम्र का आदमी था। मैथिली ने अपने रिश्तेदार को देखा और कहा, क्या दूसरी शादी का यह मतलब है कि लड़की को किसी भी खूंटे से बांध दो? मैथिली, मत भूलो ये तुम्हारी दूसरी शादी है। तुम्हें एहसान मानना चाहिए कि बिना किसी दहेज के तुमसे शादी करने को तैयार है। रिश्तेदार ने भी गुस्से में मैथिली को घूरते हुए कहा। मैथिली ने सुना तो अपनी आंखें मूंद ली। उसे उसी लड़के का चेहरा नजर आया जो उससे बीती रात मिला था। साथ ही उसके कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन ये गलत क्यों है ये लोगों को बताने के बजाय तुमने खुद को खत्म करना सही समझा। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती, इसमें लोगों का सामना नहीं करना पड़ता, इसमें लोगों को उनके सवालों के जवाब नहीं देने पड़ते।
बस ट्रेन के सामने कूदे और सब खत्म। लेकिन उस खत्म के बाद एक शुरुआत और होती है, और वो शुरुआत होती है तुम्हें और ज्यादा गलत समझे जाने की। मरने के बाद भी तुम खुद को सही साबित नहीं कर पाओगी। इसके लिए तुम्हें लोगों का सामना करना होगा। मैथिली ने अपनी आंखें खोली और कहने लगी, सेकंड मैरिज। एक लड़की शादी करती है और किसी वजह से वह शादी सफल नहीं होती और वह उस रिश्ते को खत्म कर देती है। वह लड़के से डाइवोर्स लेकर उससे दूर हो जाती है। ये एक सामान्य बात है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। एक लड़का एक लड़की को छोड़े तो लड़की के चरित्र पर उंगली उठती है, जैसे कि लड़की अपना घर नहीं बसा पाई, इसे में कोई कमी होगी। और अगर एक लड़की लड़के को छोड़े तब भी लड़की पर ही उंगली उठती है, जैसे कि थोड़ा बर्दाश्त कर लेती तो क्या हो जाता। ऐसे ही घर छोड़कर चली आई। वे मैथिली अपने पिता की तरफ देखती है और शादी टूटने के कुछ वक्त बाद घर वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार और समाज एकदम से सतर्क हो जाता है। लड़की एक शादी टूटने के गम से उबरती नहीं है कि उसकी थाली में दूसरी शादी का रिश्ता परोस देते हैं। लड़का तुमसे 10 साल बड़ा है तो क्या हुआ, तुम्हारी भी तो दूसरी शादी है। उसके 2 बच्चे हैं, शादी के बाद तुम्हें ही उनका ख्याल रखना है। दूसरी शादी में अब कंवारा लड़का तो मिलने से रहा। क्या कहा तुम अपनी पसंद से शादी करना चाहती हो? दूसरी शादी है, घर वाले जैसा ढूंढे वैसे शादी कर लो। लड़की को तुम्हारा बाहर नौकरी करना पसंद नहीं है। शादी के बाद सिर्फ घर संभालना होगा। तुम्हारी पहली शादी भी इसी वजह से टूटी थी। ऐसे हर लड़के को ना कहोगी तो कैसे चलेगा? क्या जिंदगी भर माँ बाप पर बोझ बनना है? तो और कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? तुम्हारी दूसरी शादी है, पहली नहीं जो इतने नखरे कर रही हो। ऐसे और भी कई बातें होंगी जो शायद लड़कियों को सुनने के लिए मिल जाती होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी दूसरी शादी होती है। क्या मतलब है इस दूसरी शादी का? क्या दूसरी शादी में लड़की की भावनाएं नहीं होती? क्या दूसरी शादी में उसे अपनी आने वाली जिंदगी के लिए सपने देखने का हक नहीं होता? क्या दूसरी शादी में उसे अपना जीवन साथी चुनने की आजादी नहीं होती? क्या दूसरी शादी में दूसरी शादी होती है, उस लड़कियों के भाव नहीं जुड़े होते? क्या दूसरी शादी में लड़की का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होती है, जिसने कर ली वो सही, जिसने नहीं की वो गलत? किसने बनाया ये नियम, और क्यों कोई लड़का लड़की नियमों का पालन करे? दूसरी शादी का मतलब होता है एक लड़का और लड़की अपनी भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे का सम्मान करें। दूसरी शादी का मतलब होता है अपने अतीत में की हुई गलतियों और कमियों को दूर कर आगे बढ़ें। दूसरी शादी का मतलब होता है अपने जीवन साथी के साथ खुद को महफूज महसूस करने की आजादी। दूसरी शादी का मतलब होता है आत्मसम्मान। दूसरी शादी करना या ना करना हमारी मर्जी है, ना कि कोई विकल्प जो हमें करनी ही पड़ेगी। अगर इसके बाद भी दूसरी शादी करनी है तो कीजिए, लेकिन तब जब आपका दिल और दिमाग दोनों इसके लिए तैयार हो। और किसने कहा कि दूसरी शादी सिर्फ समझौता है? बिल्कुल नहीं। दूसरी शादी दूसरा मौका है किसी से प्यार करने के लिए। दूसरी शादी मौका है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दूसरी शादी दूसरा मौका है खुद पर भरोसा करने का, अपनी भावनाओं को समझने का। और दूसरी शादी दूसरा मौका है अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का, क्योंकि हर लड़का और लड़की अपनी इस दूसरी शादी में प्यार, सम्मान और परवाह के हकदार है। और वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली। कहकर मैथिली खामोश हो जाती है। उससे आगे कुछ कहा नहीं जाता। उसका गला रुनने लगता है और आंखों में आंसू भर आते हैं। आज पहली बार अपने मन की पीड़ा को उसने शब्दों के जरिए बाहर निकाल दिया। मैथिली ने देखा कि उसकी बात सुनकर सबके सर शर्म से झुक गए थे। भीगी आंखों से उसने अपने घर के बरामदे की तरफ देखा। बरामदे के खंबे के पास अपने दोनों हाथों को बांधे वह लड़का मुस्कुराते हुए देख रहा था और कुछ देर बाद वह हवा में गायब हो गया। वहां मौजूद सभी लोग एक एक करके जाने लगे। सबके जाने के बाद मैथिली अपने पिता के पास आई और हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर देना पापा। मैथिली के पापा ने जैसे ही सुना उसके दोनों हाथों को थामकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं, गलती हम सबकी है। तुम्हारा जब मन करे तब शादी करना। दूसरी शादी का ये बंधन तुम खुद चुनना। एक पिता होने के नाते मैं तुम्हें ये हक देता हूं।
अपने पिता के शब्दों में प्यार और परवाह देखकर मैथिली फूट फूट कर रो पड़ी। अगले ही पल उसे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो मैथिली ने पलटकर देखा। वो हाथ उसके बड़े भाई का था। मैथिली की आंखें एक बार फिर नम हो गई। उसने दिल ही दिल में उस लड़के का शुक्रिया अदा किया जिसका मैथिली नाम तक नहीं जानती थी। तो दोस्तों, ये थी संडे स्पेशल सेकंड मैरिज, और इसे सुनने के बाद मैं यही कहूंगी, क्या ही कहूं, मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि भावना है बहुत सारे लोगों की जो सेकंड मैरिज के नाम से परेशान होते हैं, दबाए जाते हैं। घर की इज्जत, मोहल्ले की इज्जत, रिश्तेदारों की इज्जत, वो सब देखते हैं और परेशान होते। तो उनसे मुझे यही कहना है कि सुनो, सेकंड मैरिज इज योर चॉइस, नॉट ए ऑप्शन। जब आपका दिल करे तब करें, अदरवाइज लोगों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। शुक्रिया।